नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार साउंड चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए, मेरी तरफ से लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे, ठीक है, हमने स्टार्ट किया था डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात हो रही थी आपकी लास्ट क्लास में, और कुछ कुछ चीजें मैं आपको इसके बारे में बता चुका था। और लास्ट में हमने जो छोड़ा था, शायद हम बात कर रहे थे इंसुलेटिंग मटेरियल की। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता चुका था डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में। वेरी गुड आफ्टरनून। तो लास्ट में मैंने जो आपको बताया था, इंसुलेटिंग मटेरियल की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं ये उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। यानी कि ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उष्मा के कुचालक। तो उष्मा के कुचालक की तरह अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो मटेरियल यूज किया जाता है ये आपका होता है PUF, ठीक है, जिसे बोलते हैं पॉली यूरिथीन फॉर्म। चलिए, होता क्या है कि हीट ना तो बाहर जा पाए ना ही अंदर आ पाए, इसके लिए हम बात करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की। नॉर्मली आपका जो घर होगा, ठीक है, तो आपने अगर इसमें एसी लगा रखा है और आपने प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल दीवारों पर नहीं लगाया है, तो उस केस में एसी से जो कूलिंग मिलती है, ये कूलिंग भी हमें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाती है, ठीक है। जो आपका घर होगा और एसी जो आपने लगा रखा होगा, अगर प्रॉपर लीक प्रूफ नहीं करेंगे, यानी कि अगर खिड़की से हवा आ रही है। बच्चे हाँ, ये देखो यार, ये मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि मैं एक बार नोट्स भेजने के बाद मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। ना ही मेरा कभी भी हेड ऑफिस जाना होता है, ठीक है, ना ही मुझे वहां जाने की जरूरत पड़ती है, ना ही मैं वहां के सेंटर से क्लास लेता हूँ, ठीक है। सब कुछ सेपरेट है, यहाँ पर सब कुछ अलग है। मेरा कभी जाना नहीं होता है, सिर्फ फोन पर बात होती है। मेरे सामने सेटअप लगा हुआ है, मैं क्लास ले सकता हूँ, ठीक है, क्लास चालू कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैंने नोट्स भेज दिए हैं, ठीक है। अब वो कब अपलोड होंगे कब नहीं होंगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि मेरे दिमाग से निकल गई ये चीज। आई एक्सेप्ट इट, मैं बिल्कुल इस चीज को स्वीकारता हूं कि मैंने नोट्स थोड़ा लेट भेजे, लेकिन मैं अपनी तरफ से नोट्स बिल्कुल भेज चुका हूं। और इवन चैप्टर नंबर 2 छोड़िए, चैप्टर नंबर 3 के नोट्स भी मैं बिल्कुल भेज चुका हूं। या आप अपना नंबर एक बार स्क्रीन पर लिखो, चलो इसका एक बार अपना नंबर कमेंट करो, ठीक है। मैं अपना नंबर नहीं दे सकता डायरेक्टली, लेकिन अपना नंबर एक बार वो करो, कमेंट में एक बार अपना नंबर लिखो। मैं अभी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ डायरेक्टली। जल्दी करो भाई। जल्दी करो, फिर मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, नहीं तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे कि सर नोट्स नोट्स नोट्स। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें सीधा व्हाट्सअप कर देता हूँ ये। बाकी बच्चे मैं करता नहीं हूं, लेकिन ठीक है, तुम परेशान हो इस चीज को लेकर ज्यादा ही, तो इसलिए मैं कर भी दे रहा हूँ। बाकी इन चीजों से मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं नोट्स भेज चुका हूं। अब वो कब अपलोड होंगे कब नहीं होंगे, चलिए, बाकी मैं किसी और को नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ कर देता हूं। और कोई बच्चा अगर ऐसे बोलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब इसको ज्यादा ही जरूरत है तो मैं कर देता हूं।
कोई नहीं, जैसे भी तुम्हें पढ़ना है बिल्कुल अब पढ़ लेना, मैंने नोट्स तुम्हें सेंड कर दिए हैं। नहीं बच्चे, और किसी को नहीं दूंगा मैं ऐसे, ये सभी अपना नंबर टाइप करना स्टार्ट ना करो, और किसी को नहीं दूंगा क्योंकि इसने पहले मुझे याद दिलाया तो ठीक है मैं इसे कर दिया, बाकी और किसी को नहीं। ठीक है, नोट्स में भेज चुका हूं, नोट्स में भेज चुका हूं, बाकी जिसको जरूरत होगी कुछ टाइम में अपलोड हो जाएंगे और नोट्स आपको सीधे मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, बस 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 ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। चलेगा, तो पहले सुनना थोड़ा सा ध्यान से। तो बच्चे मैं आपको बता रहा था कि जो हीट होती है, ठीक है, अगर प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल हम ना लगाएं तो हीट क्या करेगी, हीट लीक करेगी, ठीक है, या हीट पास करेगी। अगर उष्मा का अच्छा सुचालक है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसके थ्रू हीट आसानी से पार कर सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो रोड हैं, एक रोड हमारी बनी हुई है आयरन से यानी कि लोहे से, और एक छड़ हमारी बनी हुई है लकड़ी से। अगर दोनों को हम गर्म करना स्टार्ट करें तो आयरन की रोड का जो दूसरा एंड होगा ये आपको जल्दी से गर्म फील होगा अगर आप कंपैरिजन करोगे लकड़ी से, ठीक है, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आयरन यानी कि लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे लकड़ी की, लकड़ी क्या कैसा वर्क करता है, एज ए इंसुलेटर यानी कि यह उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। तो दो चीजों की हम यहां पर बात करते हैं, एक आपके होते हैं उष्मा के सुचालक, ठीक है, यानी कि कंडक्टर, और एक क्या होते हैं उष्मा के कुचालक यानी कि इंसुलेटर, ठीक है। दो बातें यहां पर की जाती हैं, कौन कौन सी, एक होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स हम कह सकते हैं, या हीट कंडक्टर अगर हम कहें तो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, ठीक है, हीट यानी कि उष्मा, कंडक्टर यानी कि सुचालक। तो एक आपके होते हैं हीट कंडक्टर यानी कि उष्मा के सुचालक, उष्मा के सुचालक। एक आपके होते हैं हीट कंडक्टर यानी कि उष्मा के सुचालक, ठीक है। दूसरा आपके होते हैं बच्चे इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है, ये क्या होते हैं उष्मा के कुचालक, ठीक है, उष्मा के कुचालक, ठीक है, उष्मा के कुचालक, या इन्हें हम कह सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चल एक बहुत प्यारी सी बात समझना आप बच्चे, गांव में जो घर होते थे पुराने, ठीक है, आपने शायद देखे हो या ना देखे हो, लेकिन जो पुराने घर होते थे उन्हें वो घर जब हम बनाते थे, ठीक है, तो उन्हें बनाने का एक तरीका अलग ही होता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर गांवों की अगर बात करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो विद्युत थी वो अवेलेबल नहीं थी। और मुझे तो अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था, ठीक है, तो उस टाइम पर लाइट आती थी 3 से 4 घंटे के लिए, मैं भी एक गांव से ही हूँ, ठीक है, 3 से 4 घंटे के लिए बस लाइट आती थी, और कमरों के अंदर गर्मी में कभी नहीं सोते थे, ठीक है, खुले आसमान के नीचे सोते थे, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीज अच्छे से भी याद है। और अगर दिन की बात करोगे तो दिन में गर्मी होती है, ठीक है, सूर्य निकला होता है, तो उस टाइम पर आप खुले में नहीं सो सकते हो। तो घर जो बनाते थे वो घर इस तरह के बनाते थे उस टाइम पे, या पुराने घर जो थे वो इस तरीके से उन्हें बनाते थे, ठीक है, कि उसमें हीट का ट्रांसफर कम से कम हो पाए, ठीक है। तो बनाने का तरीका भी अलग था, ठीक है। तो किसी को अगर याद हो तो क्या करते थे, गाटर और सिल्ली, ठीक है, क्या बोलते थे, या तो कड़ी, कड़ी बोलते थे, इस तरह से वुडन ब्लॉक होती थी, ठीक है, लकड़ी के इस तरह से लंबे लंबे क्या होते थे, पूरे लट्ठे टाइप के होते थे, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं वुडन ब्लॉक्स, ठीक है। तो या तो वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था या लोहे के गाटर, गाटर बोलते थे उन्हें, ठीक है, आई सेक्शन होता है बेसिकली वैसे तो। और बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि आई सेक्शन क्यों होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन क्यों होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। तो बाकी लकड़ी की कड़ियां आपको याद होंगी, ठीक है, छत में ऊपर लगी होती थी इस तरह से, ठीक है, वुडन ब्लॉक्स
बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लकड़ी की कड़ी होती थी, अगर इनका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलता था, ठीक है। अभी प्रेजेंटली जो यूज होते हैं ये गाटर यूज होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, गाटर बोलते हैं। और सामने से जब आप देखोगे इसका जो आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा ये आई सेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। ये भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। ये भी आपका सोम का कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पुराने घर होते थे उन्हें बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा था, ठीक है। बहुत खूबसूरती से घर बनाए जाते थे। कैसे कि पहले इस तरह से ये बीम लगाई जाती थी, ठीक है, ये बीम लगाई जाती थी, फिर इनके ऊपर रखते थे गाटर और सिल्ली, सिल्ली बोलते थे इस तरह से पूरा ये पत्थर का टुकड़ा होता है, ठीक है, सिल्ली टाइप की होती थी। और फिर इसके ऊपर डालते थे क्या, एक पॉलिथीन, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉलिथीन डाली जाती थी इस तरह से, और फिर डालते थे मिट्टी, फिर इसके ऊपर डाल दी जाती थी क्या, मिट्टी, और फिर इसके ऊपर एक और पॉलिथीन, ठीक है, और फिर आपका जो कंक्रीट वगैरह है ये सारी चीजें डाली जाती थी, ठीक है। और मिट्टी जो अगर और भी पहले के टाइम में जाओगे तो जो दीवारें होती थी उन पर भी मिट्टी लगाई जाती थी, ठीक है। सीमेंट का यूज कम से कम करते थे, ज्यादातर मिट्टी का ही यूज किया जाता था, क्योंकि अगर मिट्टी की हम बात करेंगे, मिट्टी वर्क करती है एज ए इंसुलेटर, यानी कि मिट्टी जो है यह उष्मा की कुचालक है, यानी कि यह बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इससे होता था क्या था कि अंदर की तरफ उष्मा कम आती थी अगर हम गर्मी की बात करेंगे, और सर्दियों में भी हीट का लीकेज कम होता था, ठीक है। लेकिन आजकल सब कुछ चेंज हो गया है। अगर आप बात करोगे तो अब आपके लेंटर डलते हैं, ठीक है, हम आरसीसी की बात करते हैं। आरसीसी समझते ही होंगे आप क्या होता है, ठीक है। तो लेंटर डलते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, मिट्टी का इस्तेमाल अब नेग्लिजिबल ही हो गया, लगभग अब तो कहीं नहीं होता है मिट्टी का इस्तेमाल, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि अब एसी आ गए हैं, कूलर आ गए हैं, पंखे आ गए हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से बच्चे अगर आप गाड़ियों की बात करोगे तो गाड़ी में भी जो आप ऊपर से छत देखोगे, ठीक है, तो यह छत एक मटेरियल की बनी होती है, धातु की बनी होती है, लेकिन अंदर की तरफ से जब आप देखोगे ना तो इसमें कपड़ा लगा रहता है, ठीक है। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो छत है वो लगातार तपती रहेगी सूर्य की रोशनी से, तो एसी जो होता है ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इस पर क्या लगा देते हैं, ऊपर से कपड़ा लगा देते हैं, ताकि हीट का ट्रांसफर अंदर की तरफ ना हो पाए। हीट का ट्रांसफर ना हो पाए इसके लिए लोगों ने एक तरीका और निकाला कि जो शीशे होते हैं, जो गाड़ियों के शीशे होते हैं, ठीक है, यहां से भी हीट का ट्रांसफर होता है। तो लोग यहाँ पर एक काले रंग की वो लगाने लगे, ठीक है, एक फिल्म लगा देते हैं, ठीक है, पॉलिथीन टाइप की होती है, उसे लगा देते हैं, या चमकीली अगर लगाते हैं तो उससे भी हीट का ट्रांसफर रुक जाता है। तो इसी तरह से रेफ्रिजरेटर की डिजाइनिंग भी हमें इस तरह से करनी होती है कि बाहर जो है तापमान ज्यादा है यानी कि हायर टेम्परेचर है, और अंदर का तापमान जो है ये कम टेम्परेचर है यानी कि लोअर टेम्परेचर है, ठीक है। तो हायर से लोअर की तरफ हीट का ट्रांसफर ना हो पाए, इसीलिए रेफ्रिजरेटर के अंदर भी क्या लगाए जाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाए जाते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं, ये होते हैं उष्मा के क्या, कुचालक, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इनके थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक एक बार सभी लोग आ जाओ, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये आपका PUF होता है, यानी कि पॉलीयूरिथेन फोम, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझना है कि इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, सुचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। कु माने बुरा चालक, ठीक है, चालक तो आप समझते ही होंगे, कुचालक बुरा चालक है, ठीक है, जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सु माने अच्छा चालक, ठीक है, अच्छा चालक है यानी कि इसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर हमें रेफ्रिजरेटर की बात करनी है तो हमें इसके लिए लेकर चलना है इंसुलेटर, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये बच्चे आपका एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है, लेकिन मैं इसे चैप्टर नंबर 4 में ही कवर कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इसी के अंदर कवर कर देंगे। तो कहने को तो ये आपका एक नया चैप्टर है, ठीक है, कहने के लिए तो आपका ये एक न्यू चैप्टर है, यह एक नया चैप्टर है, लेकिन मैं इसे, इस चैप्टर को आपके चैप्टर नंबर 4 में ही कवर कर दूंगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 में ही कवर हो जाएगा। एक क्लास आज की लगेगी और एक या दो क्लास और लगेंगी और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चे इस तरह से जब रेफ्रिजरेटर आप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर में लगे क्या होते हैं, इस तरह से जो प्लास्टिक की बॉडी होगी
इस प्लास्टिक की बॉडी को जब आप अंदर से हटाकर देखोगे ना, ठीक है, बाहर की तरफ से क्या है, ठीक है, बाहर की तरफ से तो आपको मेटल मेटल दिखेगा, धातु धातु दिखेगी। अंदर की तरफ जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को जब आप हटाकर देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से लगा क्या होगा, ये जो ब्लैक कलर का यहां पर आपको दिखाया गया है, ये सभी क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, ये पूरा क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल। चलिए, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे उसने कहा एक्स, ठीक है। यहां पर जो आपको ये सारा उसने ब्लैक कर दिया है, ये सारी चीजें जो ब्लैक कर दी हैं, ठीक है, इसने कहा कि ये एक्स है, तो बताओ एक्स का नाम यहां पर क्या होगा। तो एक्स यहां पर क्या होगा, एक्स यहां पर होगा इंसुलेटिंग मटेरियल। एक्स यहां पर क्या होगा, एक्स यहां पर हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल। एक्स यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स यहां पर हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। इस तरह से रेफ्रिजरेटर में अंदर की तरफ क्या लगाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं, ताकि जो अंदर की, जो बाहर की गर्मी है, बाहर की गर्मी जो है ये अंदर ना पाए, ठीक है, इसे हम रोक सकें, इसीलिए इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। चलिए, अब बात आती है कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल में, ठीक है, क्या क्या खासियत होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ताकि यह हमारा एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल गिना जा सके, ठीक है। तो बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। चलिए, तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल आर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसका जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, ये क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपको, देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल जितने भी होते हैं ना, ये वजन में बहुत हल्के होते हैं। जैसे फोम आपने देखी होगी ना, फोम, एक येलो कलर की जो फोम आती है, ठीक है, देखिए या नहीं देखी है, येलो कलर की एक फोम आती है, ठीक है, ये भी किसका काम करती है, इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना, कुछ प्रैक्टिकल चीजें आज थोड़ा सा उनके ही डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी मिले, ठीक है। चलिए सुनिएगा, देखिए रजाई या कंबल जो होते हैं, ये भी काम करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का, ठीक है। सर्दियों के टाइम में आप जो रजाई का इस्तेमाल करते हो, जो कंबल का इस्तेमाल करते हो, ये किसका काम करते हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करते हैं, यानी कि इनके आर पार भी हीट नहीं जा सकती है, ठीक है। तो गर्मियों में आप बात करोगे, तो गर्मियों में क्या होता है, ठीक है, गर्मियों में तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमें अपने शरीर से हीट को बाहर निकालना है, ठीक है। तो गर्मियों में अगर हम कंबल का इस्तेमाल करेंगे, तो कंबल हमने ओढ़ लिया, लेकिन हमारे शरीर से उसमें बाहर नहीं जा पाएगी, तो हमें कैसा फील होगा, और ज्यादा गर्म फील होगा। वहीं सर्दियों में होता है उल्टा, ठीक है, सर्दियों में बाहर ठंड है, ठीक है, सर्दियों में क्या है, बाहर ठंड है, और सर्दियों में हमें अपने शरीर की गर्मी को रोके रखना है। तो जैसे ही आप रजाई या कंबल ओढ़ोगे, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करेंगे और हमारे शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है, तो हमें ठंड नहीं लगती है। दोनों ही केस में इनके थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। किसी भी केस में इनके थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, लेकिन गर्मी और सर्दी सीजन अलग है, ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो फीलिंग होती है वो अलग हो जाती है। गर्मियों में हमें और ज्यादा गर्मी लगेगी, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, सर्दियों में हमें अच्छा महसूस होगा, ठीक है, क्योंकि हमें ठंड को रोके रखना है। इसी तरह से जो भूसा होता है, ठीक है, जो आप गेहूं जो होते हैं, गेहूं से जो निकलता है, जो वेस्ट बचता है, उसे भूसा बोल देते हैं। और आपको शायद याद ना हो, पहले के टाइम में गांवों में बर्फ मिलना इतना आसान नहीं था, ठीक है, अब तो आसानी से बर्फ घर में ही जमा लेते हो, ठीक है। आपको आइस की यानी कि बर्फ की कीमत का भी नहीं पता होगा, लेकिन पहले इतने आसानी से नहीं मिलती थी, ठीक है। और गांवों में तो मुश्किल ही आती थी, तो लगभग हमारे गांव से तो लगभग 20 किलोमीटर दूर बर्फ मिलती थी। तो बर्फ एक बार अगर ले आए, कुछ खास प्रोग्राम है, ठीक है, तो बर्फ अगर ले आए, अब इसे क्या करना है, इसे कोशिश करते कि 1 या 2 दिन के लिए इसे स्टोर करके रखा जा सके। तो इसे एक बोरे में लपेट कर, मान लीजिए बर्फ हो गई, बर्फ को एक बोरे में लपेटा, और बोरे में लपेट कर क्या करते थे, इसे बोरे में लपेट कर भूसे के अंदर दबा दिया जाता था, ठीक है। ये हो गया भूसा, भूसे के अंदर दबा दिया। भूसे क्या करता है, भूसा एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। जो भूसा होगा यह किसका काम करता है,
उष्मा के कुचालक का काम करता है, यानी कि इसके थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता था। ठीक है, चलिए। तो भूसा भी कैसा होता है, अगर आप इसका वजन देखोगे ना, पूरा इस तरह से पूरा गट्ठा लगा देते हैं, लेकिन वजन कितना निकलता है, 20 किलो 25 किलो। ठीक है, पूरा का पूरा खेत खाली हो जाता है। और भूसा कितना निकलता है, जितना गेहूं उतना भूसा। ये कहावत है कि अगर गेहूं अब कटाई शुरू हो जाएगी अप्रैल में, और गेहूं जब निकलवाओगे तो जितना गेहूं निकलता है लगभग उसी के ही बराबर वजन का भूसा निकलता है। तो गेहूं होगा अगर 4 बोरी, और भूसा आएगा पूरे कमरे के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं इनका वजन कम होता है। ठीक है, इनके वजन कैसे होते हैं, इनका वजन काफी कम होता है, ये वजन में हल्के होते हैं, और ये एक इनके अंदर खासियत है, क्योंकि हैंडलिंग की प्रॉब्लम कम हो जाती है। ठीक है, मान लिया अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया और वो वजन में बहुत ज्यादा हो जाता, भारी होता, उसकी एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती, दूसरा दरवाजा ही पूरा अंदर बाहर करने में आपको पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। तो ये जो होते हैं इनका जो घनत्व होता है ये कम होता है। ठीक है, ये वजन में हल्के होते हैं। अच्छा, यहां पर भी एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है कि वजन में कम होने हल्का होने से ये कैसे इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो बच्चे मटेरियल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक जिनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व ज्यादा होता है, एक जिनका घनत्व कम होता है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपको पता हो घनत्व ज्यादा है, ठीक है, या घनत्व कम है, तो घनत्व देखा जाता है, डेंसिटी देखी जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कितना वजन है इसे हम कहते हैं डेंसिटी। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके घर में कहीं भी जाती होगी, रजाई जो होती है जब आप काफी टाइम तक इसे इस्तेमाल करोगे तो ये कैसी हो जाती है, पिचक जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो कंप्रेस अगर हो गई तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, अब डेंसिटी कम या ज्यादा बेसिकली यहां पर होती है कि इसके अंदर होते हैं वॉइड्स। ठीक है, खाली स्पेस होता है मटेरियल के अंदर। अगर खाली जगह है, ठीक है, खाली स्पेस है, तो कैसा रहेगा, फूला रहेगा। ठीक है, फूला रहेगा, और इनमें आ जाती है हवा, और हवा वर्क करती है हमेशा एज एन इंसुलेटर। ठीक है, हम हवा हमेशा उष्मा के कुचालक की तरह काम करती है। ठीक है, तो डेंसिटी अगर कम है, ठीक है, डेंसिटी अगर कम है इसका मतलब क्या है, इसमें खाली जगह ज्यादा है, खाली जगह में आ जाएगी हवा, और हवा वर्क करती है इंसुलेटर का। डेंसिटी अगर हो गई है ज्यादा, यानी कि ये पिचक गया है, इसके अंदर से हवा बाहर निकल गई है। ठीक है, तो इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है ये कम हो जाती है। चलिए, बाकी तो ये इतना है कि सारे ही दिन इस चीज पर डिस्कशन करते रहें, ये एक आपका पूरा ही अलग टॉपिक होता है, हीट ट्रांसफर। तो काफी मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत फील आती है कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, लेकिन अपने किसी काम का नहीं है, हमें अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर डेंसिटी, उसका जो घनत्व होता है, और उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है, ये काफी मायने रखती हैं किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, तो इंसुलेट सामग्री के महत्वपूर्ण गुण घनत्व और विशिष्ट ताप क्षमता है। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल में कुछ गुण होने चाहिए। ठीक है, उन्हीं की हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर, ठीक है, इंसुलेट सामग्री के वांछनीय गुण हैं। एक अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज होना बेहद जरूरी है। क्या क्या, सबसे पहला, इट शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसकी जो उसमें चालकता होती है, इसकी जो थर्मल चालकता होती है, इसकी जो तापीय चालकता होती है, ये कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, इट शुड हैव, इट शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। क्या, इट शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, इट शुड हैव, हेलो, हाँ हाँ, ठीक है भाई, मेरा कोई सा भी जियो वाला नहीं है, लेकिन ओटीपी जिस पे कॉल कराया ना इसी पे आएगा ओटीपी, और पर नहीं आएगा क्योंकि वो नंबर बंद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
चलिए तो देखना, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल वो होगा जिसकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, इसका घनत्व कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल में कुछ और प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज यहां पर है, इट शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह उष्मा का कैसा होना चाहिए, यह उष्मा का कुचालक होना चाहिए, ठीक है, यह उष्मा का कुचालक होना चाहिए, यानी कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है, इसकी तापीय चालकता, इसकी तापीय चालकता कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देखिए थर्मल के लिए ये थर्मल वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए अलग अलग वर्ड लिख सकता है हिंदी में, जैसे थर्मल को हिंदी में थर्मल ही लिख सकता है, थर्मल को हिंदी में तापीय भी लिख सकता है, ठीक है, और थर्मल को हिंदी में, ठीक है, यहाँ पर उसमें वर्ड भी यूज कर सकता है, ये बेसिकली हीट के लिए है, लेकिन ये सारे वर्ड यहाँ पर बिल्कुल एग्जामिनर यूज कर सकता है। तो पहला पॉइंट कहता है इट शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें कम तापीय चालकता होनी चाहिए, यानी कि इसके थ्रू हीट पास नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है इट शुड हैव लो मॉइस्चर वेपर परमेबिलिटी, यानी कि इसके थ्रू हवा पास नहीं करनी चाहिए, इसके थ्रू मॉइस्चर यानी कि नमी पास नहीं करनी चाहिए। अच्छे से दिमाग में बैठा लो, अगर हवा पास करती है, हवा अंदर जाती है तो जगह जगह फ्रीज हो जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, ठीक है, कि जो फ्रीज पुराने हो जाते हैं, जो रेफ्रिजरेटर पुराने हो जाते हैं, उनके जो फ्रीजर ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट होता है, इसमें प्रॉब्लम आती है क्या, इसमें बर्फ जम जाती है, ठीक है, इसकी सारी सरफेस पर बर्फ जम जाती है। रीजन क्या होता है कि एयर लीक करती है, एयर लीक करेगी, अंदर जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर जो वाटर वेपर होती है, एयर में आपको बता ही चुका हूं, एयर क्या होती है, एयर आपकी मिक्सचर होती है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर का, ठीक है, ड्राई एयर शुद्ध हवा है, लेकिन वाटर वेपर क्या है, पानी है, जो कि वेपर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये वेपर कंडेंस होती है, कंडेंस होकर पानी में बदलती हैं, पानी में बदलकर अंदर फ्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें नमी आर पार ना हो पाए, ठीक है। तो इट शुड हैव लो मॉइस्चर वेपर परमेबिलिटी, इन दैट केस वाटर एब्जॉर्प्शन इज लो एंड कोरोजन इज मिनिमाइज, ठीक है। ऐसे केस में पानी कम से कम आएगा और इसका कोरोजन यानी कि क्षरण कम होगा, ठीक है। कोरोजन आप कह सकते हो कि यहां पर जंग कम लगेगा, फिर जंग भी कम लगेगा, जंग भी कम लगेगा, ठीक है। तो इसमें कम नमी वाष्प पारगम्यता होनी चाहिए, पारगम्यता परमेबिलिटी से यहां पर मतलब है कि जो इसके आर पार निकल पाए। हेलो, एक सेकेंड, दस 87 11, हाँ ठीक। चलिए, तो दूसरा पॉइंट कहता है कि ये लो मॉइस्चर वेपर परमेबिलिटी, यानी कि इसके थ्रू नमी पार नहीं करनी चाहिए, इसमें कम नमी वाष्प पारगम्यता, पारगम्यता मतलब होता है कि इसके थ्रू पास कर जाना, ठीक है। जैसे बारीक सा कपड़ा है, बारीक सा कपड़ा है, जितना कपड़ा बारीक होता जाएगा उसके अंदर से हवा उतना ही आसानी से निकलती जाएगी, ठीक है। अगर हवा चलेगी तो मुझे कपड़े के आर पार फील होगी, ठीक है। तो हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये ऐसा होना चाहिए कि इसके थ्रू नमी जो वाटर वेपर होती हैं ये पास ना कर पाए। तो इट शुड हैव लो मॉइस्चर वेपर परमेबिलिटी, इन दैट केस वाटर एब्जॉर्प्शन इज लो एंड कोरोजन इज मिनिमाइज्ड। ऐसा करने से जंग रखने को हम रोक सकते हैं। इसमें कम नमी वाष्प पारगम्यता होनी चाहिए, उस स्थिति में जल अवशोषण कम होता है और क्षरण कम से कम होता है, ऐसे केस में जंग कम लगेगा, यानी कि कोरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है कम, ठीक है। चलिए ये दोनों पॉइंट देखेगा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। यहां तक देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू वाटर सॉल्वेंट एंड केमिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह पानी सॉल्वेंट और रसायनों के लिए प्रतिरोधी होना चाहिए, इसके थ्रू पास नहीं करने चाहिए।
इट शुड बी इजी टू इंस्टॉल, यह लगाने में आसान होना चाहिए, इसे स्थापित करना आसान होना चाहिए। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये पेपर में काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, एक तो ये और एक जो मैंने इससे पहले आपको दिखाई थी, ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि यहां से मैंने पेपर में बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, इसमें कम तापीय चालकता होनी चाहिए। और एक ये जो मैंने आपको देखा, इट शुड बी लाइट इन वेट एंड इजी टू हैंडल, इसे स्थापित करना आसान होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया इंस्टॉल के लिए। और ये वाला जो है, यह वजन में हल्का और संभालने में आसान होना चाहिए। ठीक है, यह वजन में हल्का और संभालने में आसान होना चाहिए। इट शुड बी लाइट इन वेट एंड इजी टू हैंडल, यह वजन में हल्का और संभालने में आसान होना चाहिए। इट शुड बी लाइट इन वेट एंड इजी टू हैंडल, यह वजन में हल्का और संभालने में आसान होना चाहिए। ठीक है, इसकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। वजन में हल्का कम होगा, जिस चीज का घनत्व कम होगा वो वजन में हल्का होगा। ठीक है, तो इसका घनत्व, इसका घनत्व या मैं आपसे कहूं डेंसिटी, तो मैं आपसे कहूं डेंसिटी, इसका घनत्व या मैं आपसे कहूं डेंसिटी, ये कम होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। तो इसका डेंसिटी या घनत्व ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये होती हैं एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के, अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए भाई, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए और वजन में कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, इट शुड नॉट जनरेट और एब्जॉर्ब ऑर्डर। ठीक है, यह गंध उत्पन्न या अवशोषित नहीं करना चाहिए। बड़ी कॉमन सी चीज है कि ना ही इससे स्मेल आनी चाहिए और ना ही स्मेल को एब्जॉर्ब करे ताकि बाद में इससे स्मेल आए। ठीक है, तो इट शुड नॉट जनरेट, ना ही उत्पन्न करे और ना ही एब्जॉर्ब अवशोषित करे ऑर्डर यानी कि गंध को। ठीक है, तो इट शुड नॉट जनरेट, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, ये ना तो उत्पन्न करे, ठीक है, और ना ही क्या करे, एब्जॉर्ब करे यानी कि उसे अवशोषित करे। ठीक है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। चलिए, तो यह गंध उत्पन्न या अवशोषित नहीं करना चाहिए। इट्स इनिशियल कॉस्ट शुड बी लो, इसकी शुरुआती लागत कम होनी चाहिए। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, अगर बहुत ज्यादा महंगा होगा तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट जो होती है ये कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इट्स इनिशियल कॉस्ट शुड बी लो। ठीक है, इसके अलावा इसमें आग ना लगे। ठीक है, यह विस्फोटक ना हो। इट शुड नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, एंड नॉन एक्सप्लोजिव, यह गैर ज्वलनशील और गैर विस्फोटक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जब आप किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि इससे गंध ना आए। ठीक है, यह उसे एब्जॉर्ब ना करे, यह ज्वलनशील ना हो यानी कि इनफ्लेमेबल हो। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल हो, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, नॉन एक्सप्लोजिव हो। ठीक है, यह विस्फोटक की तरह वर्क नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये आपके होते हैं, फर्स्ट वन इज द, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए यानी कि इसके थ्रू हीट बिल्कुल भी पार नहीं करनी चाहिए। और दूसरा आपको याद रखना है कि इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो वेट होता है ये कम होना चाहिए। ठीक है, बाकी नॉन फ्लेमेबल हो और साथ ही साथ नॉन एक्सप्लोजिव हो, ये एक अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। एक अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल में ये सारे गुण होने चाहिए। चलिए यहां तक एक बार देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए वेरी गुड, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर इसके अलावा बच्चे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज, आपको मैंने भी बताया थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
ठीक है, उसमें थर्मल गुण, ठीक है, या तापीय गुण कह सकता है, या तापीय गुण। तो थर्मल प्रॉपर्टीज आर द प्राइमरी कंसिडरेशन इन चूजिंग इंसुलेशन, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है जब एक इंसुलेटिंग मटेरियल का हम चुनाव करते हैं, ठीक है। इनकी इंपोर्टेंस क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इन्हें सबसे पहले हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल का चुनाव करते हैं, ठीक है। थर्मल गुण, इंसुलेशन चुनने में थर्मल गुण प्राथमिक विचार हैं, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज आर द प्राइमरी कंसिडरेशन इन चूजिंग इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन चुनने में थर्मल गुण प्राथमिक विचार हैं। चलिए अब इसमें पहला गुण देखिएगा, क्या पहला गुण होना चाहिए। तो थर्मल गुण में अगर पहले गुण की हम बात करें तो टेम्परेचर लिमिट होती है, ठीक है। तो अपर लिमिट एंड लोअर टेम्परेचर विद इन विच द मटेरियल मस्ट रिटेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो और एक मिनिमम टेम्परेचर कितना हो, यानी कि इस टेम्परेचर लिमिट में यह अपने गुणों को बनाए रख सके, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर एक इंसुलेटिंग मटेरियल का हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसमें पहला जो है यह है थर्मल लिमिट, यानी कि एक ऐसी लिमिट होनी चाहिए, ये कम ये ज्यादा, इस लिमिट के बीच में अगर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के जो भी गुण है ये सेम रहने चाहिए, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई इंसान ही होता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो महान पुरुष होते हैं वो बड़े धैर्यवान होते हैं, ठीक है। यानी कि बुरे समय में भी ऐसे रहते हैं और अच्छे समय में भी समान बने रहते हैं, यानी कि उनके गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बोला जाता है ना कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, चाहे उसका अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, उसे हमेशा बिल्कुल सेम रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा बुरा कैसा भी समय हो, ठीक है, उसे सेम बने रहना चाहिए। तो सेम यहीं पर है। थर्मल लिमिट्स में कैसा है, अपर एंड लोअर टेम्परेचर विद इन विच द मटेरियल मस्ट रिटेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तापमान की एक ऊपरी सीमा, तापमान की एक निचली सीमा, ठीक है, जिनके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसकी सभी प्रॉपर्टीज कैसी रहती हैं, समान रहती है, इनमें कोई भी परिवर्तन कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तापमान सीमाएं ऊपरी और निचले तापमान जिसके भीतर सामग्री को अपने सभी गुणों को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। इसमें मटेरियल के प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उसमें चालकता, और थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, यह कम होनी चाहिए, इट शुड बी लो, ठीक है। इट शुड बी लो, इट शुड बी लो, यह कम होनी चाहिए, यह कम होनी चाहिए, इट शुड बी लो, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी लो, ये कम होनी चाहिए, उसमें चालकता कम होनी चाहिए, उसमें चालकता कम होनी चाहिए, उसमें चालकता कम होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी लो, ठीक है, उसमें चालकता कम होनी चाहिए। तो ये कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, एक बार यहां तक देखो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या क्या थर्मल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा टेम्परेचर लिमिट और दूसरा हमने देखा थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उसमें चालकता। फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर लिमिट और फिर हमने इसके बाद देखा थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उसमें चालकता। टेम्परेचर लिमिट और फिर उसके बाद हमने देखा थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उसमें चालकता। टेम्परेचर लिमिट और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उसमें चालकता। चलिए बढ़ते हैं फिर अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। एमिसिविटी और साथ साथ में थर्मल रेजिस्टेंस। एमिसिविटी और एक आपका क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसे हिंदी में क्या लिख सकता है, थर्मल रेजिस्टेंस लिख सकता है या क्या लिखेगा, थर्मल प्रतिरोध। थर्मल प्रतिरोध
या लिख सकता है तापीय प्रतिरोध, तापीय प्रतिरोध, या लिख सकता है उष्मीय प्रतिरोध। ये सारे वर्ड लिख सकता है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखिए, तो इसकी एमिसिविटी, एमिसिविटी का मतलब होता है कि यह कितना रेडिएशन अपने अंदर से एमिट कर सकती है, ठीक है, या कितनी ऊर्जा अपने अंदर से निकाल सकती है। द एमिसिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ इट्स सरफेस टू एमिट एनर्जी बाय रेडिएशन। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये शायद जीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एमिसिविटी, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4, ठीक है। एमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू E, यहां पर क्या है, एमिसिव पावर, E यहां पर होती है एमिसिव पावर, E होती है यहां पर एमिसिव पावर। अगर एप्सिलॉन की बात करोगे तो ये हो जाती है एमिसिविटी, एप्सिलॉन इज द एमिसिविटी, ठीक है। सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T यहां पर होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4, ठीक है। चलिए, तो ये होती है एमिसिविटी। इसके अलावा थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस क्या, प्रतिरोध, किसी चीज का प्रतिरोध, ठीक है। थर्मल यानी कि ऐसा मटेरियल ये अपने अंदर से आसानी से हीट को ना जाने दे, इसे हम क्या कहेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, यानी कि इसका थर्मल प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल होगा, ठीक है, जिसका थर्मल प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। प्रतिरोध, प्रतिरोध तो समझते होंगे ना कि यह अपने अंदर से उष्मा को आसानी से जाने नहीं देगा, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका ज्यादा। तो ये सभी थर्मल प्रॉपर्टीज एक अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी है, सबसे पहला इसमें टेम्परेचर लिमिट, दूसरा हमें थर्मल कंडक्टिविटी इसका देखना होगा, तीसरा हमें एमिसिविटी, ठीक है, और चौथा हमें इसका थर्मल रेजिस्टेंस देखना होगा। थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो हीट आसानी से इसके अंदर पास कर सकती है। अगर थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो ये अपने अंदर आसानी से हीट को नहीं जाने देगी, ठीक है। अब थर्मल रेजिस्टेंस को जो दिखाने का तरीका होता है, या ये वैल्यू जो निकाली जाती है, ये वैल्यू निकाली जाती है आर वैल्यू से, ठीक है। तो ये नोट है और इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक टर्म हम यूज करते हैं यहां पर आर वैल्यू, एक टर्म यहां पर यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं आर वैल्यू। एक टर्म हम यहां पर यूज करते हैं जिसे कहते हैं क्या, बड़े बड़े शब्दों में लिख लेना अपनी कॉपी में भी और अपने दिमाग में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं आर वैल्यू। अब बात होती है कि ये आर वैल्यू क्या होती है। तो आर वैल्यू इज ए मेजर ऑफ ए मटेरियल रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो, ठीक है। तो आर वैल्यू बेसिकली थर्मल रेजिस्टेंस की ही बात करता है। आर वैल्यू बेसिकली, ठीक है, गर्मी के प्रवाह के लिए सामग्री के प्रतिरोध यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस की ही बात करता है, ठीक है। तो आर वैल्यू किसकी बात करता है, आर वैल्यू बात करता है थर्मल रेजिस्टेंस की, थर्मल रेजिस्टेंस की, या सिंपल हम कह सकते हैं थर्मल प्रतिरोध की, या सिंपल हम कह सकते हैं थर्मल प्रतिरोध, या सिंपल हम कह सकते हैं थर्मल प्रतिरोध की। आर वैल्यू इज ए मेजर ऑफ ए मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो। द हायर द आर वैल्यू द बेटर द मटेरियल इंसुलेशन, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आर वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा आर वैल्यू होगी उतना ही अच्छा मटेरियल एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, और जितनी वैल्यू कम होगी यह एक बेकार इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। आर वैल्यू जितना अधिक होगा सामग्री उतना ही बेहतर होगी, ठीक है, यह एक अच्छे इंसुलेटर की तरह वर्क करेगी। चलिए, तो आज के लिए रखेंगे हम इतना ही। यहां तक एक बार देख लो, किसी भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है। आर वैल्यू मैंने आपको बताया जो बताता है थर्मल प्रतिरोध, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस जो हमें बताता है क्या क्या थर्मल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, 4 की हमने बात की। टेम्परेचर लिमिट ऊपर वाली नीचे वाली, इसके बीच में इसके गुण सेम होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है। एमिसिविटी की हमने बात की, थर्मल रेजिस्टेंस इसका कैसा होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए,
इसके अलावा और क्या क्या गुण होने चाहिए? यह वजन में हल्का होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, इन सभी की हमने बात की। और इस तरह से आपको एक फिगर दिखाया गया था और पूछा गया था कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के दिखाया गया है, ठीक है, जो ब्लैक कलर से आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये ब्लैक ब्लैक आपको जो दिखाया गया है, पूछा गया है कि ये आपका क्या होता है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या है? ये है इंसुलेटिंग मटेरियल। लिखा गया था कि ये एक्स है और एक्स यहाँ पर क्या है, तो आप क्या बताओगे? एक्स यहाँ पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। चलिए, तो फिर रखेंगे आज के लिए इतना ही। और यहां तक एक बार मुझे बताओ कि सारी चीजें क्लियर हैं नहीं क्लियर है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये अभी आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 में ही एक टॉपिक आपका आया, उसी में ही मैं आपका एक चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर दूंगा। तो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आपके 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें टाइम लगेगा, 2 से 3 क्लास इसमें लगेंगी और 1 से 2 क्लास आपके जो ओरिजिनल जो चैप्टर चल रहा है उसमें लगेगी, और ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर आपका आता है साइकोमेट्री। तो पहले मैं साइकोमेट्री कराऊंगा क्योंकि साइकोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद हम एक एक करके और जो चीजें हैं, फिर विंडो एसी देखेंगे, स्प्लिट एसी देखेंगे, कार एसी देख लेंगे। जो ज्यादा है, जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पहले करेंगे, और जिससे कम आते हैं उसे थोड़ा सा बाद में करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, मेहनत करते रहो। फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही और मिलेंगे अगली क्लास में इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ, ठीक है। अभी आपकी कुछ टाइम के लिए छुट्टी रहेगी, शायद सैटरडे और मंडे आपकी होती है, फिर आपकी होली की छुट्टी रहेगी। तो अगली मुलाकात अब जब भी होगी वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन होगी होली के बाद ही, ठीक है। तो खुश रहो, मेहनत करते रहो अच्छे से, और कोशिश करो कि आप भी इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह एक हायर लिमिट में और एक लोअर लिमिट में कैसे बने रहें, हमेशा सेम बने रहें। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।